हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डबल स्टार सीरीज का है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है। इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। पहला कथन जो है यह कोशिका विभाजन के बारे में सही दिया गया है। और दूसरा कथन है कि समसूत्री विभाजन में प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर के दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। देखिए, अभी सही दिया गया है कि समसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें क्या होता है, एक सेल जो है यह टूट करके अलग अलग दो संतति कोशिकाएं बनाती है। तीसरा है कि जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। यानी इसके बाद फिर से दो क्या हो जाएगा, फिर दो से दो बन जाएगा और फिर एक से दूसरे वाले से फिर दो बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, चार नई कोशिकाएं बन जाएंगी। यह भी सही दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत दिया गया है। तो कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले है दर्रा और सूची 2 में क्या है, सूची 2 में किसको जोड़ती है। सबसे पहले है पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा जो है अगर पूछा जाए कहाँ पे है, ये स्थित है मुख्य रूप से केरल में। पालघाट दर्रा जो है यह मुख्य रूप से कहाँ पे है, केरल में है। और यह जोड़ती है पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ती है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ती है। यानी इसका मिलान हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद में है थालघाट दर्रा। तो थालघाट दर्रा जो है यह कहाँ पे है, यह महाराष्ट्र में है। इसको ध्यान देंगे, यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है थालघाट दर्रा। और यह जोड़ती है मुंबई को नासिक से। मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है, थालघाट दर्रा जोड़ती है। इसके बाद में है भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा जो है यह कहाँ पे है, यह भी महाराष्ट्र में है। और यह जोड़ती है मुंबई से पुणे को, मुंबई से पुणे को जोड़ती है भोरघाट दर्रा। और एक है सेनकोटा दर्रा। तो सेनकोटा दर्रा जो है यह कहाँ पे है, यह भी केरल में है। सेनकोटा दर्रा जो है यह केरल में है और यह भी जोड़ती है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। यानी इसका मिलान जो है यह 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 1 3 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करें। सबसे पहले कथन नंबर 1 है कि संसद किसी भी भारतीय राज्य के क्षेत्र को अनुसूची 3 के तहत में, सॉरी अनुसूची नहीं, यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3 के तहत कम करके उसे किसी विदेशी देश को साधारण बहुमत से सौंप सकती है। देखिए, यहाँ पे पहला कथन जो है यह गलत दिया गया, यानी कथन ये हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो आर्टिकल 3 दिया गया है, तो आर्टिकल 3 में क्या है। देखिए, आर्टिकल 3 जो है इसके तहत संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती है। इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। कहने का मतलब है कि बेडूबारी यूनियन केस जो हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था बेडूबारी यूनियन केस। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती है। और कारण इसका दिया गया है अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत में बनाई गई विधियों का अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 क्या है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है और इसके प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। देखिए, यहाँ पे कारण जो है यह सही दिया गया है, यानी ए गलत है लेकिन आर सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। साथ ही ध्यान देंगे कि यहाँ पे आर्टिकल जो 4 के बारे में बात किया गया है, तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत में नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन संबंधी जो कानून है अनुच्छेद 368 के तहत में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और इन्हें साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर जो किया गया है, यह किया गया है अनुच्छेद 4 के अनुसार किया गया है, यह साधारण बहुमत से पास किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में अंतरिक्ष यान का नाम है और सूची 2 में इसका उपलब्धि दिया गया है। सबसे पहले है स्पुतनिक 1। देखिए, स्पुतनिक 1 जो है इसका मिलान करेंगे, इसका उपलब्धि क्या रहा है। तो स्पुतनिक 1 जो है यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे पहला उपग्रह है। इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद में है
लूना 3। लूना 3 जो है यह क्या है? पहला अंतरिक्ष यान। यह जो है पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। और वेनेरा 3 जो है, वेनेरा 3 क्या है? यह पहला अंतरिक्ष यान जो है 16 नवंबर 1965 को किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतारा गया था। तो शुक्र ग्रह पे कौन उतरा था? वेनेरा 3। तो वेनस से समझ सकते हैं शुक्र, तो यहाँ पे वेनेरा 3 हो जाएगा। और एक है सोयूज 4। सोयूज 4 जो है, और एक 4 और 5 दोनों को याद रख सकते हैं। सोयूज 4 और 5 यह दोनों जो है एक ही नाम से 4 और 5, तो इसको ध्यान देंगे कि 16 जनवरी 1969 को, इसका डेट याद रखेंगे, 16 जनवरी 1969 को सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र की उपलब्धि हासिल किया था। यहाँ पे हमारा मिलान जो है पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। तो हमारा मिलान जो है यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 4 3 2। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914 में हुआ था। इसके दौरान कनाडा में यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु गठित शोर कमेटी, देखिए शोर कमेटी जो है यानी तटीय कमेटी के सदस्य कौन थे? तो कामागाटा मारू प्रकरण जो है इसके दौरान कनाडा में यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया था। और इसके सदस्यों में शामिल रहे थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए कामागाटा मारू प्रकरण जो है कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित है। और साथ ही ध्यान देंगे कि भारतीय मूल के व्यापारी रहते हैं गुरुदत्त सिंह। तो गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर के 376 यात्रियों, यह भी याद रखेंगे, यात्री कितने थे? 376 यात्रियों को बैठा करके वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। और इस आंदोलन में के ज्यादातर नेता जो है कार्यकर्ता सिख रहे थे, इसको भी ध्यान देंगे, यह सिख समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लुप्त वर्ण का चयन करना है। देखिए सबसे पहले जो है ई कितने नंबर पे आता है? ई आता है 5 नंबर पे, तो यह दिया गया 5। एफ आता है 6 पे, तो इंटू 6 है। और डी आता है 4 पे, तो इंटू 4 है। और डिवाइड बाई 10 किया जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई 10 यानी 12। और 12 नंबर पे क्या आता है? एल आता है। इसी प्रकार से जो हमारा फिगर दिया गया है लास्ट वाला, तो डी जो आता है 4 नंबर पे आता है, तो यह हो जाएगा 4 इंटू ई जो है यह 5 पे आता है, तो ई का क्या हो जाएगा? 5 इंटू सी जो है 3 पे आता है, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, यानी 60 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। और 6 नंबर पे क्या आता है? एफ आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ। ऑप्शन सी में है एफ, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन हमारा कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा अधिक है। देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की अपेक्षा अधिक है, यह जो है गलत, हमारा स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की अपेक्षा अधिक नहीं है, क्या है? कम है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण है, यह भी गलत दिया गया है। यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति दिया गया है, यह क्या हो जाएगा? यह अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं है। ध्यान देंगे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए दूसरा कथन जो है यह भी गलत दिया गया है। पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है, तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है हमारा कि अमेरिका ने ईरान के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। देखिए यहाँ पे पहला कथन जो है यह गलत दिया है। यहाँ पे जो नाम दिया गया है कार्टेल द लॉस सोल्स, इसको आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। और यह कथन जो है हमारा गलत है, क्योंकि कार्टेल द लॉस सोल्स जो है यह ईरान का नहीं है, यह कहाँ का है? वेनेजुएला का। इसको ध्यान देंगे, यह जो है वेनेजुएला का है, वेनेजुएला का है। यानी अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है, इसलिए पहला कथन हमारा गलत है। और दूसरा है कि ओमान ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि ओमान ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। पूछा गया है कौन सा कथन इसमें से सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। सबसे पहले अभिकथन ए दिया गया है कि 1951 से 52 में बीबी लाल ने हसीनापुर में उत्खनन किया था।
देखिए पहला कथन जो है यह सही दिया गया है, यानी अभी कथन ए हमारा सही हो जाएगा। हसीनापुर नामक गांव जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसको भी ध्यान देंगे कि हसीनापुर जो है कहाँ पे है? यह हो जाएगा यूपी में, यूपी के मेरठ में है, यूपी के मेरठ में स्थित है हसीनापुर, और यहाँ पे बीबी लाल ने उत्खनन किया था। उसके बाद दूसरा है कारण है कि हसीनापुर गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्रों में स्थित है। यह भी सही दिया गया है, यानी इसका कारण जो है यह भी सही हो जाएगा। और यहाँ से महाभारत का उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। बीबी लाल को हसीनापुर में आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पे अभिकथन ए और इसका कारण दोनों सही दिया गया है। हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्टिकल 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ पे कौन सा गलत है, गलत का चुनाव करना है। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1, इसमें क्या है? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण है। यहाँ पे जो पहला कथन है हमारा यह सही दिया गया है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है हमारा सही दिया गया है। भूतलक्षी दांडिक विधियों के संरक्षण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया हो और उस अपराध के लिए निर्धारित सजा से अधिक के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला कथन जो है यह सही दिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। देखिए यह भी सही दिया गया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा जो है यह भी सही दिया गया है, लेकिन पूछा क्या है कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कथन 1 है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो पहला कथन जो हमारा यह सही दिया गया है, और इसका कारण है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। देखिए इसका कारण भी सही दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि तनु अम्ल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, न कि इसके उल्टा, यानी अम्ल में पानी को नहीं मिलाते हैं। और कारण भी सही है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है बहुत अधिक होती है। यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है कि महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किन किन मानकों को पूरा करना होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अगर बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करना हो तो उसे किन किन मानकों को पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करना पड़ेगा पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ जो है 5,000 करोड़ होना चाहिए। साथ में कंपनी का निवल मूल्य जो है 15,000 करोड़ होना चाहिए। शेयर बाजार में सूचीबद्ध यानी लिस्ट होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। और 3 वर्षों में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया हो। यहाँ पे सभी जो है शामिल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि महारत्न कंपनियों का संख्या कितना है भारत में। तो अभी भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और एक होता है नवरत्न कंपनी, तो नवरत्न कंपनी जो होता है उसका संख्या टोटल अभी 26 हो जाएगा। यानी भारत में टोटल अभी नवरत्न जो है 26 है, और महारत्न जो है 14 दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित संत कवियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि कबीर, गुरु नानक और मीराबाई तीनों ने भक्ति को कर्मकांड और बाह्य आडंबर से मुक्त करने पर बल दिया था, जो कि सही है। दूसरा कथन है कबीर और गुरु नानक की भक्ति परंपरा मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित थी, जबकि जो मीराबाई है यह सगुण भक्ति की प्रतिनिधि रही थी। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह भी सही है। और तीसरा कथन दिया गया है कि तीनों संत कबीर, गुरु नानक और मीराबाई ने जाति आधारित सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। यहाँ पे तीसरा कथन जो है यह भी सही दिया है। चौथा कथन की बात करते हैं, तो चौथा कथन में क्या दिया गया है? चौथा कथन है कि तीनों संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई ने संगठित धार्मिक संप्रदाय का स्थापना किया था, जो कि गलत दिया है। यहाँ पे कथन जो है 1, 2 और 3 सही दिए गए हैं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16।
16 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में सांस्कृतिक समरूपता, यहाँ पे दिया गया है सांस्कृतिक समरूपता, इसका अर्थ क्या है? तो सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ होता है विश्व के संस्कृति का पश्चिम संस्कृति के समान हो जाना, इसी को सांस्कृतिक समरूपता बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम है और उसके बाद में इनका कार्यकाल दिया गया है। तो सबसे पहले दिए गए हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट जो है इनका कार्यकाल 1823 से लेकर के 1828 तक रहा था। देखिए तो लॉर्ड एमहर्स्ट ये 1823 से लेकर के 28 तक भारत के वायसराय रहे थे। एमहर्स्ट जो है यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इन्हीं के काल में हुआ था। और क्या हुआ था, यान्बू का संधि, यह भी एमहर्स्ट के काल में ही हुआ था। उसके बाद में है लॉर्ड मेटकॉफ। तो लॉर्ड मेटकॉफ जो है इनका कार्यकाल रहा था 1835 से लेकर के 1836 तक। और इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ध्यान देंगे कि लॉर्ड मेटकॉफ जो है इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद में है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है इनका कार्यकाल रहा था 1836 से लेकर के 1842 तक रहा था। और यह जो है शेर शाह सूरी मार्ग का नाम चेंज करके क्या किए थे, जीटी रोड किए थे लॉर्ड ऑकलैंड। उसके बाद में है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो नॉर्थब्रुक की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है 1872 से लेकर के 1876 तक रहा था। 1872 से 1876 तक इनका कार्यकाल था। और प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा हुई थी यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही कार्यकाल में किया गया था। और साथ ही ध्यान देंगे एक और चीज हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में, यह हुआ था 1872 ईस्वी में ही, 1872 में ही पंजाब में क्या हुआ था, कूका आंदोलन। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। तो इसको ध्यान देंगे कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था, पंजाब में, यह 1872 में हुआ था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में ही किया गया था। राम सिंह कूका जो है इसके बाद में सेनापति बनाए गए थे। यानी कहने का मतलब है कि इसका शुरुआत जो है संबंधित है या कूका आंदोलन से जुड़े हुए हैं, राम सिंह कूका जुड़े हुए हैं और जवाहर महल जो इसका शुरुआत किए हुए थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है यह 4132 हो जाएगा। 4132 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा, बर्फ का गलना। बर्फ का गलना क्या है, यह भौतिक परिवर्तन है क्योंकि बर्फ जो है गल करके फिर से बर्फ बन सकता है। उसके बाद में दूध का अस्कंदन, अगर दूध का जो अस्कंदन होगा यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि यह फिर से अपनी अवस्था में रिटर्न नहीं आ सकता है, इसलिए यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, यह जो है भौतिक परिवर्तन है। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है यह सेम उसी रूप में रिटर्न आ सकता है, बन सकता है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर उसी रूप में वापस नहीं बन सकता है। तो केवल 2 हो जाएगा हमारा आंसर कि दूध का अस्कंदन जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल कुंड मुंगेर जिले में नहीं है। यहाँ पूछा गया कौन सा जो है मुंगेर जिले में नहीं है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है यह कहाँ पे है, ब्रह्मकुंड यह राजगीर में है, यानी नालंदा जिले में है। राजगीर में है यानी नालंदा जिले में ब्रह्मकुंड है। और बाकी जो है यह मुंगेर जिले में स्थित है, जैसे लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड यह भी मुंगेर में है, और जन्म कुंड जो है यह भी मुंगेर में स्थित है। बात करते हैं ब्रह्मकुंड का, तो ब्रह्मकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली मामले की न्यायिक जांच के लिए सरकार ने किन अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो सरकार ने नियुक्त किया था ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को नियुक्त किया था। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है यह कब किया गया था, 1928 में। इसको ध्यान देंगे कि बारदोली सत्याग्रह जो है यह 1928 में किया गया था और किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध में चलाया गया आंदोलन था। फरवरी 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला था। और बारदोली सत्याग्रह के समय में ही वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। तो पहले पोषी स्तर पर क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी उत्पादक का मतलब क्या होता है, जैसे हरे पौधे जो होते हैं वे उत्पादक होते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं और वे स्वपोषी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। तो पहले पोषक स्तर में आ जाएंगे उत्पादक, यानी घास आ जाएंगे मुख्य रूप से। तो ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है मतलब गलत है, यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। सबसे पहले है कि हिमालयी नदियां विसर्प बनाती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सीधा मार्ग पर चलती है। देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो हिमालयी नदियां होती है यह विसर्प बनाती है और सीधा मार्ग पर चलती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है यह सीधा मार्ग पर चलती है। यानी कहने का मतलब है हिमालयी नदियां विसर्प बनाती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी नदियां बनाती रास्ते बनाती है, और प्रायद्वीपीय नदियां जो है सीधा मार्ग पर चलती है। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि हिमालयी नदियां बड़े बड़े एस्चुरी बनाती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा बनाती है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, क्योंकि एस्चुरी का बात करते हैं तो हिमालयी नदियां जो होती है क्या बनाती है, यह एस्चुरी नहीं, यह डेल्टा बनाती है। बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है हिमालयी नदियां, और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है यह एस्चुरी बनाती है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, एस्चुरी का निर्माण जो है यह कौन करती है, यह करती है प्रायद्वीपीय नदियां। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। और तीसरा है हिमालयी नदियां अपने विकास के प्रौढ़ावस्था में है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां युवावस्था में है। यहाँ पे तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि हिमालयी नदियां जो है अपने विकास के युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में नहीं, युवावस्था में है, और प्रायद्वीपीय नदियां जो है यह प्रौढ़ावस्था में है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 और 3 जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, यहाँ पे बात किया गया है यूएनओ का। यूएनओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से चुनाव करना है कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत दिया गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। पहला कथन हमारा सही दिया गया है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना किया गया था। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 1945 ईस्वी के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, यह भी सही है। और तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे तीनों कथन जो है सही है, लेकिन पूछा गया कौन सा सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि यह हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में इसका विभाजन किया गया था, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है कि हीनयान संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर तुल्य मान करके मूर्तियों की उपासना करते थे। देखिए मूर्तियों की उपासना जो है यह महायानी बुद्ध वाले करते थे, लेकिन हीनयानी जो है यह क्या मानते थे, सिर्फ महान पुरुष मानते थे बुद्ध को, इसलिए दूसरा कथन जो है यह भी गलत है। और तीसरा है कि महायान शाखा के अंतर्गत में शून्यवाद और विज्ञानवाद संप्रदायों का विकास हुआ था। इसको भी ध्यान देंगे कि महायान शाखा जो है, महायान शाखा के अंतर्गत में शून्यवाद और विज्ञानवाद संप्रदायों का विकास हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा कथन जो है यह सही दिया गया है, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो 1 और 2 जो है गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से हाइब्रिड 4 किस फसल की नस्ल यानी किस्म है। तो हाइब्रिड 4 जो है यह कपास की किस्म है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं कि भारत की प्रमुख फसलें और उनकी नस्लों के बारे में। तो सोयाबीन जो होता है एक खरीफ फसल होता है, और सोयाबीन के फसलों में एक नाम आता है पूसा 161। तो इसको ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि पूसा 161 जो है क्या है, यह सोयाबीन का फसल हो जाएगा। और एक होता है एनआरसी 7 होता है, एनआरसी 7 जो है यह भी सोयाबीन का टाइप हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मूंगफली का। तो मूंगफली के नस्लों में क्या होता है, गिरनार 1 होता है, एमएच टू जो होता है, एमएच टू यह क्या है, मूंगफली का प्रकार हो जाएगा। उसके बाद में है सरसों के प्रकार में क्या होता है, पूसा जा किसान होता है, और क्या होता है वरुण, एक होता है वरुण। अगर वरुण पूछा जाए, वरुण क्या है,
सरसों का किस्म हो जाएगा, इसी को बोलते हैं T59, इसी को T59 बोला जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 9 से 10 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? तो एक साथ होंगी, यह कब हो सकती हैं? यह हो सकती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 9:49 पे हो जाएंगी। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था भारत में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और इसका स्थापना पूछा जाए कब किया गया था, तो इसका स्थापना भारत में 1965 में किया गया था। देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं, और विशेष आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि पेज फॉल्ट कब आता है? तो पेज फॉल्ट जो है, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो, तभी पेज फॉल्ट आता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में मापक यंत्र का नाम है और सूची 2 में इसका अनुप्रयोग दिया गया है। सबसे पहले है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? गैसों का दाब मापने में इसका प्रयोग होता है मैनोमीटर का। एक होता है कैरेट मीटर। तो कैरेट मीटर जो होता है, यह सोने की शुद्धता को मापता है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। पाइरेलियोमीटर जो होता है क्या करता है? सौर विकिरण मापने में पाइरेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लक्स मीटर जो होता है, इसका प्रयोग प्रकाश तीव्रता को मापने में लक्स मीटर का प्रयोग होता है। यानी हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1 हमारा आंसर है। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित संरचना है? देखिए, महानवमी डिब्बा जो है यह संबंधित है विजयनगर से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी विजयनगर में सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेश, मतलब पेश, संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देते हैं। और शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है महानवमी डिब्बा, एक विशालकाय मंच है और यह संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बिना दोहराव के अंक दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है? यह बनाई जा सकती है टोटल 96। इसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे, यह हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 96 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन दिया गया हमारा, सबसे पहला कथन है कि गोविंद सागर झील जो है सतलुज नदी पर निर्मित है। पहला कथन हमारा सही है कि गोविंद सागर झील जो है यह सतलुज नदी पर बनाई गई है। दूसरा कथन है कि नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह गलत है। नागार्जुन सागर झील जो है कृष्णा नदी पर है। यह कहाँ पे है? तुंगभद्रा पर नहीं है, यह बनाई गई है कृष्णा पर। इसको ध्यान देंगे, यह बनाई गई है कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। लेकिन दूसरा कथन क्या हो गया हमारा? गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे केवल एक सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। यहाँ पे कौन सा असत्य है? सबसे पहला कथन हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया चलाने का प्रावधान है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन है कि महाभियोग संबंधी प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कथन है यह गलत दिया गया है, क्योंकि जो महाभियोग संबंधित प्रस्ताव होता है संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं और इसे सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसको पारित करते हैं। साधारण बहुमत से नहीं, यह क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत से हो जाएगा। यह जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे यह जो है गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिलिरुबिन तथा बिलबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, बिलिरुबिन जो है यह पीत में पाया जाता है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी बिलिरुबिन और बिलबर्डिन हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं, जो पुरानी रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पूछा गया है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 की माध्यिका क्या है? तो यहाँ पे इसका माध्यिका हमारा हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन मृदा संरक्षण के जैविक उपाय हैं? तो मृदा संरक्षण के जैविक उपायों में शामिल है पट्टीदार खेती और पलवार। यह दोनों जो है मृदा संरक्षण के जैविक उपायों में शामिल है। तो 2 और 3 हमारा आंसर है। देखिए 2 और 3 हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए मृदा के ऊपरी स्तरों के विनाश को मृदा अपरदन कहते हैं और मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना किया गया था। तो इसको भी ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो है मृदा संरक्षण बोर्ड, इसका स्थापना किया गया था 1953 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन हमारा दिया गया है, सबसे पहला कथन है कि विश्व का सबसे बड़ा महल बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन है। देखिए पहला कथन जो है यह गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महल क्या हो जाएगा, फॉरबिडन सिटी हो जाएगा, जो कि चीन है। कौन हो जाएगा, फॉरबिडन सिटी। इसको लिख देते हैं, यह हो जाएगा फॉरबिडन सिटी हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे, विश्व का सबसे बड़ा महल यह हो जाएगा फॉरबिडन सिटी हो जाएगा। दूसरा है कि विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर वेटिकन सिटी पैलेस इटली का है। दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर जो हो जाएगा यह बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन हो जाएगा। यह सबसे बड़ा गिरजाघर हो जाएगा बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन, यह हो जाएगा गिरजाघर हो जाएगा। और तीसरा है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन है। देखिए तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है यह हो जाएगा लूवर संग्रहालय। कौन हो जाएगा, लूवर संग्रहालय। और लूवर संग्रहालय कहाँ पे है, लूवर संग्रहालय, लूवर संग्रहालय और यह कहाँ पे है, यह है पेरिस में। यह जो है पेरिस में स्थित है, इसलिए तीसरा कथन जो है यह भी गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के लिए होता है। देखिए यहाँ पे जो पहला कथन हमारा दिया गया है, तो पहला कथन हमारा दिया गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए होता है, जो कि सही है। और दूसरा कथन है कि संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत में राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, यह भी जो है सही दिया गया है। तीसरा कथन है संयुक्त बैठक का निर्णय दोनों सदनों के विशेष बहुमत से लिया जाता है। यहाँ पे तीसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि निर्णय जो दिया गया है कि संयुक्त बैठक में फैसला दोनों सदनों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे विशेष बहुमत लिख दिया गया है। यह क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से लिया जाता है, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो केवल 3 गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि देखिए जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपर परत बन जाती है, इसलिए वह जलते रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनती है अतः जलते रहती है, इसलिए इसको जल जो है इसको बुझाने में प्रभावी नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जो है यह मैथ्स है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हमारा कथन नंबर 1 दिया गया है कि आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था से हटा करके एक प्रतिस्पर्धी दबाव समूह के रूप में बदल गई है। देखिए यहाँ पे पहला कथन जो दिया गया है कि प्रतिस्पर्धी दबाव समूह के रूप में चेंज हो गई है जाति व्यवस्था, जो कि सही दिया गया है, यानी कथन नंबर 1 जो है हमारा सही दिया गया है। इसका कारण है कि लोकतांत्रिक राजनीति में जातियों ने एकजुट होकर के अपनी मांगों को मनवाने के लिए जाति संघों का निर्माण किया है। देखिए दूसरा कथन जो है यह भी सही दिया है। यहाँ पे कथन ए और कारण आर दोनों सही दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में शासक का नाम है और सूची 2 में स्थापत्य कला का नाम दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने 2.5 दिन के झोपड़े का आविष्कार किया था, इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया है, इसके बाद में दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने श्रीनगर का स्थापना किया था,
बलबन ने लाल महल का स्थापना किया था और इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे हमारा मिलान जो है 1, 2, 3, 4 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। सबसे पहला हमारा कथन दिया गया है। देखिए कथन ए है कि संविधान के परिवर्तन के समय में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। देखिए पहला कथन जो है यह सही दिया गया है कि जब संविधान के परिवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय था सुप्रीम कोर्ट, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 7+1 रही थी, यानी 8 रही थी टोटल। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि का अधिकार जो है संसद को नहीं है। देखिए यह गलत दिया गया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसके न्यायाधीशों की जो संख्या में बढ़ोतरी होती है, इसका अधिकार संसद के पास ही होता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि संसद को अधिकार नहीं है, इसीलिए दूसरा कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए सही है, कथन ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है यह भाग 5 में किया गया है। भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किया गया है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है हमारा कि 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था, जो कि सही दिया गया है। दूसरा कथन है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना हुगली में खोला गया था। तो दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है। यहाँ पे दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है कि कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1765 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। यहाँ पे तीसरा कथन जो है यह भी गलत दिया है। यहाँ पे पहला प्रेसिडेंसी नगर जो है यह किसको घोषित किया गया था? कलकत्ता को किया गया था। यानी अंग्रेजों ने कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। लेकिन यहाँ पे जो ईयर दिया गया है 1765 में, यह गलत दिया गया है। यह किया गया था 1700 ईस्वी में किया गया था। इसीलिए तीसरा कथन जो है यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा कथन भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत था। पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे 2 और 3 जो है यह असत्य दिया गया है। और यहाँ यह दिया गया है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित कारखाना जो कि हुगली में खोला गया था, यह गलत दिया है। यह कहाँ खोला गया था? अंग्रेजों द्वारा जो पहला खोला गया था, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना, यह उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। पूर्वी भारत में कहाँ खोला गया था? हुगली में नहीं था, यह उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है गलत दिए गए हैं। तो 2 और 3 गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार के घटक हैं? तो बौद्धिक संपदा अधिकार के जो घटक हो जाएंगे, इसमें पेटेंट शामिल है, कॉपीराइट शामिल है, ट्रेडमार्क शामिल है, औद्योगिक डिजाइन शामिल है और भौगोलिक संकेतक भी, जीआई टैग भी शामिल है। तो यहाँ पे सभी शामिल है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में व्यक्ति का नाम है और सूची 2 में ब्रांड एम्बेसडर का नाम दिया गया है। सबसे पहले है सारा तेंदुलकर। तो सारा तेंदुलकर जो है यह ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा है सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत है, सुकन्या सोनोवाल। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। और विक्की कौशल। विक्की कौशल जो है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो हमारा आंसर जो है 2, 4, 1, 3 है। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। देखिए यहाँ पे 2023 का वन स्थिति रिपोर्ट दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि भारत में कुल वनवरण का क्षेत्रफल जो है 21.76% है। यहाँ पे पहला कथन जो है यह सही दिया गया है, क्योंकि भारत में अगर बात करते हैं वनावरण का तो 21.76% है, जो कि सही दिया गया है। लेकिन अगर कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को शामिल किया जाए तो दोनों कितना होता है? 25.17% होता है। यह वृक्षावरण और वनावरण दोनों शामिल करके होता है, लेकिन सिर्फ वनावरण जो है यह 21.76% है, यह सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे जो दूसरा कथन है यह भी सही दिया गया है। तीसरा है सर्वाधिक मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए तीसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है यह कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, अंडमान निकोबार में नहीं है। यह जो है वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। इसलिए तीसरा जो है गलत है। और पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 3 असत्य है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे त्रिभुजों का संख्या बताना है जो कि कितना है, 28 है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है संघ ट्रैकियोफाइट में आते हैं। तो ट्रैकियोफाइट में कौन आता है, टेरिडोफाइटा आता है, अनवृत बीजी आते हैं और आवृत बीजी, यह तीनों जो आते हैं संघ ट्रैकियोफाइटा में आते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए ट्रैकियोफाइटा जो होता है क्या होता है, ट्रैकियोफाइटा वे पौधे जिनमें समूहनी ऊतक जो होते हैं, समूहनी ऊतक, वास्तविक जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं, और जो मुख्य रूप से स्थलीय बीजाणुभिद होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ट्रैकियोफाइटा कहलाते हैं। और वे पृथ्वी के सबसे अधिक प्रभावी जीव हैं। ट्रैकियोफाइटा प्रभाग की अब तक लगभग जो है 2,75,000 जातियों की खोज भी की गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बात क्या गया है राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में, और इनसे संबंधित पहला कथन दिया गया हमारा कि राम वृक्ष बेनीपुरी को साहित्य में कलम का सिपाही के उपनाम से जाना जाता है। पहला कथन जो है यह गलत है। राम वृक्ष बेनीपुरी को साहित्य में कलम का जादूगर कहा जाता है, कलम का सिपाही नहीं, इनको बोलते हैं कलम का जादूगर बोलते हैं। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिला में हुआ था। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह भी असत्य है। इनका जन्म जो है बिहार के मधुबनी नहीं, मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। इनका जन्म जो है मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। और तीसरा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध नाटक अम्बपाली है। देखिए अम्बपाली जो है यहाँ बताया गया है कि किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रमुख नाटक है। तो यहाँ पे जो तीसरा कथन दिया गया है यह बिल्कुल सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो 1 और 2 जो है असत्य है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी का, रामवृक्ष बेनीपुरी जी है इनका एक नाटक है संघमित्रा, तो इसको भी ध्यान देंगे। इनका नाटक का नाम हो जाएगा संघमित्रा। संघमित्रा नाटक जो है यह हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी का। एक है अमर ज्योति, एक है अमर ज्योति, अमर ज्योति रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा। और एक हो जाएगा तथागत, तथागत, यह तीनों नाटक जो है किसका हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दिया गया है। सबसे पहले संस्था या कानून का नाम है, इसके बाद में स्थापना वर्ष है। सबसे पहले है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मतलब होता है सीबीआई। यहाँ पूछा गया कि सीबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था, यह सही है। उसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यानी सीबीसी, सीबीसी जो है इसका स्थापना 1964 में किया गया था, यह भी सही है। तीसरा है भ्रष्टाचार निरोध कानून। तो भ्रष्टाचार निरोध कानून जो है यह 1988 में आया था, यह 85 में नहीं, यह आया था 1988 में। तीसरा जो है गलत है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। ईडी जो है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इसका स्थापना कब किया गया था, 1956 में, यह सही दिया गया है। इसको साथ में एक और चीज याद रखेंगे कि एलआईसी का भी स्थापना जो है यह भी किया गया था 1956 में। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है। यह मिलता है एहोल अभिलेख से, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ है इसका वर्णन पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख से मिलता है, जो कि ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के बादामी के चालुक्य के सबसे प्रतापी शासक रहे थे, तो इनको भी ध्यान देंगे। ये किस वंश के थे, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है यह संबंधित रहे थे चालुक्य वंश से, यह जो है चालुक्य वंश से संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लगभग 618-19 में, लगभग 6 से 18 से 19 के बीच में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। देखिए ये जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, नर्मदा के
तट पर किया गया था और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया था, यानी हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यहाँ पे मैथ दिया गया है जिसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक है? तो प्रेशर का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। देखिए पास्कल और साथ में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे जो विकल्प ए और सी दोनों हमारा प्रेशर का एसआई मात्रक हो जाएगा और यहाँ पे दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है? ये जो है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, यानी बड़ा वाला जी का ये एसआई मात्रक हो जाएगा, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि ग्रामीण समाज में बंधुआ मजदूरी जो होती है, बंधुआ मजदूरी के संदर्भ में हलपति प्रणाली किस क्षेत्र में प्रमुख थी? तो हलपति प्रणाली जो है प्रसिद्ध रही थी गुजरात में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए गुजरात में हलपति प्रणाली एक प्रकार की वंशानुगत बंधुआ मजदूरी थी और इसी तरह की अन्य प्रथाएं जो है अन्य राज्यों में रही थी। जैसे बात करेंगे हम लोग कर्नाटक में, कर्नाटक में एक प्रणाली थी जिसका नाम था जीता प्रणाली, तो इसको भी ध्यान देंगे। कर्नाटक में एक प्रणाली रही थी जिसका नाम था जीता प्रणाली। तो जीता प्रणाली जो है यह बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, जो कि कर्नाटक में रही थी, और बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या थी? बंधुआ मजदूरी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे कथन ये दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, यह सही दिया गया है, यानी कथन ए जो है हमारा सही है। उसके बाद में कारण है, कारण आर है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि जो शुक्र है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान आकार की है। और साथ ही यहाँ पे दो चीज ध्यान देंगे, जैसे दो ग्रह है शुक्र और अरुण, तो शुक्र और अरुण जो है इसकी परिक्रमा की जो दिशा होती है यह पूरब से पश्चिम होती है। यहाँ पे दो ग्रहों का नाम याद रखेंगे, एक हो जाएगा शुक्र और एक हो जाएगा अरुण, और इनका जो परिक्रमा का दिशा होता है, परिक्रमा का जो दिशा होता है यह कैसे होता है? यह होता है पूर्व से पश्चिम होता है, यह पूर्व से पश्चिम होता है, लेकिन बाकी ग्रहों का जो परिक्रमा का दिशा होता है यह पश्चिम से पूरब होता है। इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा दिया गया है कि इस प्रक्रिया में उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल अधिक समय में लगते हैं। यहाँ पे कथन नंबर 1 जो है हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन में उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा फूल और फल जो होते हैं कम समय में लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिक समय में दिया गया है, यह जो है कम समय में लगते हैं। पहला कथन गलत है। दूसरा है, इसके अंतर्गत कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जो कि सही दिया गया है। यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमारा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत दिया गया है, इसमें से गलत का चुनाव करना है। सबसे पहले है हड़प्पा कालीन स्थल का नाम है, इसके बाद में खोजकर्ता या उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल है और उत्खननकर्ता या खोजकर्ता का नाम है। सबसे पहला है लोथल, तो लोथल जो है इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? एसा राव हो जाएंगे, ये सही दिया गया है। दूसरा है चौंदड़ो, चौंदड़ो को हो जाएंगे एनजी मजूमदार, ये भी सही है। तीसरा है रोपड़, रोपड़ जो है इसके खोजकर्ता जगदत्त शर्मा है, ये भी सही है। उसके बाद में है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर के जो उत्खननकर्ता है इनका नाम है जगदत्त शर्मा, यहाँ पे एमएस वत्स दिया गया है, ये भी क्या हो जाएंगे? जगदत्त शर्मा ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे चौथा जो है गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज ध्यान देंगे, जैसे आलमगीरपुर जो है यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, यह जो है मेरठ में स्थित है, यूपी में मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर, और इसके खोजकर्ता जगदत्त शर्मा हो जाएंगे। और यह आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरास्थल है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कि आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो यह जो है
हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि रक्तहीन क्रांति का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे देखेंगे रक्तहीन क्रांति से क्वेश्चन है कि रक्तहीन क्रांति जो है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि दान करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह का अंतिम मुठभेड़ किससे हुआ था। तो कुंवर सिंह का जो अंतिम मुठभेड़ हुआ था यह हुआ था कैप्टन ली ग्रांट से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि बिहार में जो 1857 की क्रांति है इसका शुरुआत हुआ था 12 जून को। इसको भी ध्यान देंगे कि 12 जून 1857 को देवघर जिले से, कहाँ से हुआ था, देवघर जिले से। तो देवघर जिले से गांव का नाम हो जाएगा रोहिणी। देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति का। इसको ध्यान देंगे और साथ ही ध्यान देंगे यह बिहार में जो हुआ था कौन सा इन्फेंट्री था, 32वीं इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का नाम याद रखेंगे, यह रहा था 32वीं इन्फेंट्री, 32वीं इन्फेंट्री। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है यह मैथ्स है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितना या कितने स्थल कथन सही दिए गए हैं। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है, कितने कथन जो है सही दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा कथन नंबर 1 है। देखिए एक है कि किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल घटती है। देखिए यह जो है गलत दिया गया है, क्योंकि किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, घटती है। यह गलत हो जाएगा, ध्वनि की चाल यहाँ पे बढ़ती है। पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है। देखिए दूसरा कथन जो है यह भी गलत दिया गया है। ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से अधिक नहीं है, प्रकाश की चाल से कम है। यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर लोहा में ध्वनि का चाल 5950 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए तीसरा कथन जो है यह सही दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया है कितने कथन सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पूछा गया कि भारत में आपातकालीन उद्घोषणा की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक उद्घोषणा द्वारा समाप्त किया जा सकता है, जो कि सही दिया गया है। तो भारत में जो आपातकालीन उद्घोषणा होती है इसके बारे में, जो समाप्ति के बारे में कथन दिया गया, एक हमारा सही है कि राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय एक उद्घोषणा के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति केवल संसद के दोनों सदनों को लिखित सिफारिश पर ही वापस ले सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा कथन दिया गया है यह गलत दिया गया है। यहाँ पे कथन जो 2 है हमारा गलत हो जाएगा। पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए आपातकाल की बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के साथ लगता है। आर्टिकल 352 जो है इसमें लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आर्टिकल 356 जो होता है इसमें क्या लगता है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। और उसके बाद है आर्टिकल 360, इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है वित्तीय आपातकाल। इससे लगता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लगाया था आर्टिकल 360 से। और साथ ही ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस ले सकता है और इसे तब तक जारी रखा जाता है जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न ले ले। और इस आपातकाल की समाप्ति के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, जो कि मैथ है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे छोटे घनों की संख्या निकालना है, तो छोटे घनों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 × 3 × 15 हो जाएगा पहले वाला का। और उसके बाद में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से कट जाएगा, ये आंसर हमारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दिया था। तो यह अधिनियम जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, सॉरी अधिनियम जो हो जाएगा यह रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा 1773। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, इसी के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्य को मान्यता प्रदान किया था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा कलकत्ता में
इसी के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में क्या बनाया गया था? हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। हाई कोर्ट का स्थापना भी किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रहे थे। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे रहे थे। सर एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है? 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। सबसे पहला कथन है, किसी आवर्त के क्षारीय धातु का आयनन विभव न्यूनतम तथा अक्रिय गैस का आयनन विभव जो होता है अधिकतम होता है। पहला कथन हमारा सही है कि जब हम आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए आवर्त के आरंभ में मौजूद क्षारीय धातु का जो आयनन विभव होता है यह क्या होता है? कम होता है। और आवर्त के अंत में मौजूद अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए कथन एक हमारा सही है। दूसरा है कि किसी आवर्त के धातु की तुलना में अधातुओं का आयनन विभव उच्च होता है। दूसरा कथन भी सही दिया गया है। यहाँ पे कथन नंबर 1 और 2 जो है दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 जो है मैथ्स है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सबसे पहले कथन ए है कि सतत विकास मानव कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। देखिए सतत विकास जो है मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, ये जो है सही दिया गया है। कथन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को भी पूरी करे। यहाँ पे इसका कारण भी सही दिया गया है। यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है और कारण आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले 1987 ईस्वी में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जो है आवर कॉमन फ्यूचर जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करती है। इसी को सतत विकास कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और यहाँ से एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह लाया गया था 1986 में। 1986 में लाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित ताप और दाब पर एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुलाया नहीं जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे संतृप्त विलयन बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। संतृप्त विलयन का मतलब होता है एक निश्चित ताप और दाब पर एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा नहीं घुली जा सकती है, उसे संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस अवस्था में विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा जो है मौजूद होती है, यानी कहने का मतलब है उससे ज्यादा उसमें कुछ घुल नहीं सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध पर गठित सरकारी आयोग। यहाँ पे सरकारी आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित की गई थी सरकारी आयोग, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 दिया गया हमारा कि इस आयोग का गठन 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा कथन है आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा कथन है सरकारी आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। देखिए सरकारी आयोग जो है यह 3 सदस्यीय आयोग रहा था, यह भी सही दिया गया है। यानी कथन नंबर जो 3 है यह भी सही दिया गया था। इसमें 2 सदस्य जो थे अन्य सदस्य, उनका नाम था श्री वी शिवरमन और एक रहते SR सेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, यानी सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में योजना है और सूची 2 में प्रस्तावक का नाम दिया गया है। सबसे पहले है राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है इसके प्रस्तावक कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जो है यह राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रस्तावक थे। गांधीवादी नियोजन के प्रस्तावक हो जाएंगे आचार्य
मन नारायण। उसके बाद में सर्वोदय योजना, इसके प्रस्तावक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण और पीपल्स प्लान के हो जाएंगे एम.एन. रॉय हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर जो है 4 3 2 1 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए आपसे कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो स्थापना करवाया था, यह कब हुआ था? 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना जो किया गया था, यह कब किया गया था? यह किया गया था 1938 में। 1938 में किया गया था। और गांधीवादी नियोजन का स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था 1944 में। 1944 में हो जाएगा। सर्वोदय योजना जो है इसका जनवरी 1950 में हो जाएगा। और उसके बाद है पीपल्स प्लान, तो पीपल्स प्लान का क्या हो जाएगा? यह 1945 में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, ये मैथ्स है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 दिया गया हमारा कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट है। देखिए पहला कथन जो है यह गलत है, क्योंकि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हो जाएंगी अवनी लेखरा। इनका नाम क्या है? अवनी लेखरा हो जाएंगी। अवनी लेखरा, ये हो जाएंगी अवनी लेखरा। तो पहला कथन जो है गलत है। और दूसरा क्या है कि एशियाई में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान अवनी लेखरा है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे अवनी लेखरा नहीं है, ये हो जाएंगी विनेश फोगाट। ये कौन हो जाएंगे? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, यानी एशियाई में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान विनेश फोगाट हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन जो है असत्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पे सही का चुनाव करना है। सबसे पहले है, यह प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक मतलब होता है कैटलिस्ट, यह क्या करता है? प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। पहला कथन जो है सही दिया गया है। दूसरा है, यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है। देखिए यह सक्रियण ऊर्जा को नहीं बढ़ाता है, यानी दूसरा इसमें शामिल नहीं है। यह सक्रियण ऊर्जा को घटाता है। यह सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? घटाता है, जो कि शामिल है। और यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, यह भी गलत दिया गया, यानी यह भी शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल है उत्प्रेरक के संबंध में? 1 और 3 जो है सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं 18वीं सदी में सेंट डोमिंगो द्वीप में नील की खेती मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती थी? यह मुख्य रूप से की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी नील का पौधा मुख्य रूप से इस उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, इसको भी ध्यान देंगे। और 17वीं 18वीं सदी में सेंट डोमिंगो द्वीप में नील की खेती मुख्य रूप से फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत है। पहला है ऑपरेशन हॉक आई। देखिए ऑपरेशन हॉक आई के तहत जो है अमेरिकी सेना ने ईरान में एयर स्ट्राइक किया है। देखिए पहला कथन जो है यह गलत है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन हॉक आई के तहत जो है सीरिया में आईएसआई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था, न कि ईरान में। लेकिन यहाँ पे ईरान दिया गया है। यह कहाँ पे किया गया था? यह किया गया था सीरिया में। पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है कि भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह भी गलत दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमारा गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए मदद के लिए क्या चलाया है? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है, कावेरी नहीं, ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया है। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन जो है असत्य है? दोनों असत्य है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद है, इसके बाद में विशेष उपबंध वाले राज्यों का नाम है। आर्टिकल 371 का ए, इसमें क्या है? नागालैंड राज्य के बारे में, विशेष उपबंध के बारे में है। और आर्टिकल 371 पूछा जाए, सिर्फ आर्टिकल 371, इसमें क्या है? इसमें महाराष्ट्र और कौन सा राज्य है? इसमें महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। और 371 के ए में नागालैंड है। उसके बाद में अनुच्छेद 371 के सी में क्या है? सी में मणिपुर है, ये भी सही है। आर्टिकल 371 के ई में क्या है? तो डी और ई में हो जाएगा तेलंगाना। यहाँ पे सिक्किम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ई में तेलंगाना है। यहाँ पर तीसरा जो है गलत है,
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया था कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, और एच में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पौधा का नाम है और सूची 2 में इसका उपयोग है। सबसे पहले है ब्राही पौधा। ब्राही पौधा क्या होता है, मस्तिष्क का टॉनिक के रूप में इसको जानते हैं। इसका मिलान क्या होता है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। सदाबहार क्या है, मधुमेह दूर करने वाले को बोलते हैं सदाबहार। यह सदाबहार पौधे होते हैं, मधुमेह दूर करने वाले पौधे होते हैं। पुदीना, पुदीना जो होता है यह वातहर होता है। और एक क्या होता है, तुलसी। तुलसी क्या होता है, यह कफोत सारक होता है। कफोत सारक होता है यानी कफ को दूर करता है तुलसी। इसका मतलब इसका मिलान 3 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी है 4 1 2 3। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 जो है मैथ्स है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा कि निसार उपग्रह जो है, निसार उपग्रह GSLV F-16 नामक प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। पहला कथन हमारा सही है कि निसार उपग्रह जो है GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। दूसरा है इसरो का स्पेस डेक्स मिशन जो है यह PSLV C-59 C-59 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। यहाँ पे दूसरा जो है गलत दिया गया है। यहाँ पे स्पेडेक्स के बारे में बात किया गया है, तो स्पेडेक्स जो है इसको लॉन्च किया गया किससे, C-60 से। C-59 नहीं, यह हो जाएगा C-60 से लॉन्च किया गया है। इसीलिए दूसरा कथन जो है गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है यानी सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। सबसे पहला है कि असम, असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। पहला कथन हमारा सही हो जाएगा कि असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। और दूसरा है कि भारत के कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार का खोज किया गया है, यह भी सही है। तीसरा कथन है कि भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन खनिज तेल है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे तीनों कथन जो है सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद में दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, ये होता है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रोलैक्टिन वह हार्मोन है जो स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध के उत्पादन को उत्तेजित करता है, और यह पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है जो दूध बनाने वाली कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे, जैसे एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन भी यह महिला हार्मोन है। महिला हार्मोन का एक समूह है जो मुख्य रूप से अंडाशय द्वारा निर्मित होता है और महिला प्रजनन प्रणाली और द्वितीयक यौन आवश्यकताओं विशेषताओं के विकास और विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कथन एक है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्केसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। देखिए यहाँ पे पहला कथन जो है सही है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है यह कहाँ पे आता है, फंडी की खाड़ी में। दूसरा इसका कारण है कि सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, यह भी सही दिया गया, यानी कारण भी सही है। यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर विचार करें जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत के पद पर रहे थे। तो राजदूत के पद पर कौन रहे थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत के पद पर रहे थे। उसके बाद में पीवी गिरी भी रहे थे, हामिद अंसारी भी रहे थे और के आर नारायण भी रहे थे। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और मोहम्मद हामिद अंसारी का जो 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया था। वही बात करते हैं कृष्णकांत का, एक रहे थे कृष्णकांत। तो कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था, इनका भी नाम ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। सबसे पहला कथन है इसका उपयोग लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है। देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है इसका उपयोग क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए पहला जो है गलत है, क्योंकि जो फ्यूज शॉर्ट सर्किट होता है लघु पतन, इसको रोकने के लिए नहीं
इसका प्रयोग होता है क्योंकि वे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अत्यधिक करंट से सर्किट और उपकरणों की रक्षा करते हैं। इसीलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा है कि सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। ये जो है सही दिया गया है। यहाँ पे केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 जो है मैथ्स है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन हमारा दिया गया है कि 1830 के दशक में विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा करके शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार किया था। पहला कथन जो है सही दिया गया है। दूसरा कथन है कि एडम ने बताया कि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती है। यह भी सही दिया गया है। यानी ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 में धातु का नाम है और सूची 2 में इसका गुण धर्म दिया गया है। सबसे पहला है सोडियम। सोडियम जो होता है इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसका मिलान 4 हो जाएगा। इसके बाद में पारा। पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। चांदी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा। और शीशा यानी लेड जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। देखिए शीशा जो है धातु है लेकिन उष्मा का कुचालक है, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है 4 2 1 3 है। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 4 2 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 2 1 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। देखिए इकोलॉजी शब्द जो है इसका सबसे पहले अर्नेस्ट हाइकल ने 1866 ईस्वी में किया था, जो कि सही दिया गया है। दूसरा कथन है एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और प्राणियों के समुदाय को बायोम कहते हैं। यह भी सही है। तीसरा कथन है अपरद खाद्य श्रृंखला उत्पादक से आरंभ होकर के मांसाहारी तक जाती है। देखिए ये जो है अपरद खाद्य श्रृंखला नहीं होती है। कौन सी होती है? यह होती है चराई खाद्य श्रृंखला। यानी चराई खाद्य श्रृंखला जो होती है उत्पादक से शुरू होकर के मांसाहारी तक जाती है। इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है। पूछा गया कौन सा कथन जो है असत्य है, तो केवल 3 असत्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन जो है सही है। सबसे पहला है प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दर पर निर्भर करता है। देखिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यह तरंग दर पर डिपेंड करता है, जो कि सही दिया गया है। यानी कथन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दर कम होता है उसका प्रकीर्णन भी कम होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दर कम होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? ज्यादा होता है। और तीसरा है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दर सबसे कम होती है। यह भी गलत है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश का तरंग दर जो होता है यह क्या होता है? सबसे ज्यादा होती है। कम नहीं होती, सबसे ज्यादा होती है। इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में चौथा कथन दिया गया। देखिए चौथा कथन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पे चौथा कथन जो है यह सही दिया गया है। यानी कथन नंबर जो 1 और 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 1 और 4, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विधानसभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। देखिए पहला कथन इसमें सही है। दूसरा है सिक्किम और गोवा जैसे राज्य इस न्यूनतम सीमा के अपवाद। ये दोनों जो है अपवाद है। सिक्किम और गोवा जो है इस न्यूनतम सीमा यानी 60 वाला जो सीमा दिया गया है नीचे वाला, इसका अपवाद कौन हो जाएगा? सिक्किम और गोवा हो जाएगा। इसलिए जो दूसरा कथन है ये भी सही दिया गया है, क्योंकि जो सिक्किम है, सिक्किम में विधानसभा सीटों का संख्या कितना है? 40 है। सिक्किम में 40 हो जाएगा। और गोवा का बात किया जाए, गोवा में कितना हो जाएगा? गोवा में भी 40 हो जाएगा। सॉरी, सिक्किम में कितना होता है? 32 होता है। 40 नहीं 32 होता है। और गोवा में 40 होता है। और 40 एक जगह और कहाँ होता है? मिजोरम में। मिजोरम जो है यहाँ पे भी विधानसभा का सीटों की संख्या कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है ये भी सही दिया गया है। तीसरा है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या वर्ष 2030 तक स्थिर कर दी गई है। यहाँ पे तीसरा कथन जो है ये गलत दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो हमारा
गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है, तो सही 1 और 2 है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। देखिए 97 है, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी को पृथक किया जाता है तो उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें आरबीसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है। तो इसमें आरबीसी क्या हो जाएगा? आरबीसी आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी समान लवण का जो घोल होता है मानव शरीर के जो समपराशरी विलयन होता है, जिसका अर्थ होता है कि घोल और आरबीसी के अंतर विलय की क्षमता समान होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली शीर्ष निकाय है। तो भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली शीर्ष निकाय सेबी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। अंबा अंबाबाई ने कर्नाटक के किस विशेष स्थान पर विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी? यह किया गया था उडुपी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए अंबाबाई की शादी 12 साल की उम्र में कर दिया गया था और वह 16 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। अंबाबाई जेल से जब भी बाहर होती थी, सभाओं में भाषण देती थी और बुनाई कताई सिखाती थी और प्रभात फेरियों का आयोजन करती थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है मैथ्स है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।